नमस्कार है आप सभी को। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। हिस्ट्री में हमने क्लास 12th के अंतर्गत जो मॉडल पेपर सॉल्व किया था उसमें पहले पार्ट में हमने जो है भाग अ है वो सॉल्व किया था। आज हम जो प्रश्न पत्र उसी मॉडल पेपर के प्रश्न पत्र का खंड ब या ब भाग है वो हम आज हल करेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर हम खोजेंगे कि इसके प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो उसके बारे में हम आज जो है जानकारी हासिल करेंगे और मॉडल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। ये जो इस मॉडल जो है इस खंड के अंतर्गत प्रश्न संख्या 12 से 19 तक के प्रश्न है इसमें दिए गए हैं और ये इसमें लिया गया प्रत्येक प्रश्न है वो 2-2 अंक का है। यानी ये जो इसका अंक भार रहेगा वो 2 अंक का आपका रहेगा। तो हम सोच समझ कर उत्तर को देखेंगे और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। तो हम इसको जानते हैं और इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कि वर्तमान में कौन से ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। न्यायिक साक्ष्य यानी जिसके सबूत के तौर पे हम उनका कोर्ट के अंदर जो है या कोर्ट कचहरी के अंदर न्यायालय के अंतर्गत है उसको पेश कर सकते हैं। तो वो कौन से ऐतिहासिक साहित्यिक जो स्रोत है और वो कौन से स्रोत है तो उनको हम जानते हैं उत्तर के माध्यम से। देखिए इसका उत्तर कि ये वंशावलियाँ या जो बहियाँ होती है वो हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी जो है देते हैं। इनको वंशावलियों को लिखने वाले जो लेखक हुआ करते थे उसमें मुख्य रूप से बड़वा, इसके अलावा जागा, इसके अलावा रावजी, इसके अलावा भाट, ये विशेष जातियाँ होती थी। पुरोहित, इसके अलावा पंडे, बारोट, तीर्थ पुरोहित, तो ये विभिन्न विशिष्ट जातियाँ होती थी जो वंशावलियाँ लेखन का कार्य है वो किया करती थी। और वो अलग अलग जाति, संप्रदाय, समुदाय इत्यादि के बारे में वंशावलियाँ जो है लिखने का कार्य करती थी। तो ये वंशावलियाँ जो किसी न किसी प्रकार से हमें हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी देती हैं, हमारी वंश परंपरा के बारे में जानकारी देती है और ये स्थानीय रूप से जो है लेखन परंपरा मानी जाती है। और इस लेखन परंपरा से प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास वो वंशावलियों के माध्यम से पता चलता है। और इसके अलावा बहियाँ जो है बही खाते वगैरह होते हैं उनको बहियाँ कहा गया है। तो यहाँ पे ये जो है वंशावलियाँ और बहियाँ प्रामाणिक दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। यानी कि इन्हें न्यायालय के अंदर हम सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। साक्ष्य अर्थात सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। और इसमें पारिवारिक संबंधों के विषय में कागज इत्यादि पर वर्णन किया जाता है। अब कागज इत्यादि पर यानी कि बाकायदा इसकी एक लिखित कॉपी किताब होती है और आप देख सकते हैं लाल कवर का लाल रंग का गत्ता है उसके ऊपर आता है और जिसे फोल्ड भी किया जा सकता है। तो ये वंशावली लेखक वगैरह होते हैं वो इस प्रकार की बही खाते हैं या वंशावलियाँ अपने साथ में रखते हैं और उसके ऊपर सारा वर्णन है लिखते हैं। इसका उद्देश्य उनके सदैव रिकॉर्ड के रूप में रखने का होता है। ये हमें हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी देने में ये महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। वर्णन में अक्षरों के साथ ही चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं। चिन्हों का प्रयोग जैसे कि वंशावली लेखक में वंश परंपरा को बताया जाता है। तो इसमें जैसे हर एक व्यक्ति का इतिहास है, किसी एक जैसे जड़ें कहाँ हैं, उसके बाद उसकी शाखाएं कैसी कैसी, तो फर्स्ट कौन बना, फिर उसके बाद उनके बच्चे कौन हुए और फिर जैसे अलग अलग जो है ब्रांचेज कैसे कैसे निकली है। तो उसके बारे में ये वंशावलियाँ हैं वो अच्छे से हमें जानकारी देती है। और इस प्रकार से ये वंशावलियाँ तो विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग भी ये इसमें करते हैं। मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। तो ये सीधी सी बात है कि मौखिक तो व्यक्ति है वो भूल जाता है, उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं करता। हालांकि लिखित में भी विश्वसनीय नहीं होते, लेकिन फिर भी वंशावली लेखक जो होते हैं इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं कर सकते हैं। तो ये हर प्रकार की जानकारी देते हैं, व्यवसाय के बारे में जानकारी देते हैं, इसके अलावा अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में और वंश क्रम के बारे में। तो ये वंशावलियाँ हैं, हर प्रकार की जानकारी है वो समाज के स्तर पर देने का प्रयास करते
करते हैं और करती है। निश्चित रूप से बहियाँ या वंशावलियाँ एक न्यायिक दस्तावेज है, तो इस आधार पे फिर कानूनी तौर पे इसे एक न्यायिक साक्ष्य के रूप में माना गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें 1872 के अनुसार वंशावलियाँ या बहियाँ इत्यादि को सुसंगत न्यायिक साक्ष्य के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया है। न्यायालय के द्वारा इसे जो है सत्य रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से वंशावलियाँ या बहियाँ है न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। फिर अगला प्रश्न है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है। अब चाणक्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है वो हमें बतानी है। तो उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो यही विषय वस्तु मानी जाती है। तो हम देख लेते हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य के द्वारा पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, और इसका अर्थशास्त्र का लेखक है वो चाणक्य या कौटिल्य माना जाता है। और पूरा नाम अगर देखा जाए तो विष्णुगुप्त चाणक्य माना जाता है इनका। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे, ये प्रधानमंत्री थे, और चंद्रगुप्त को बनाने में चाणक्य का योगदान है, या चंद्रगुप्त के गुरु है ये चाणक्य माने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है वो हम प्रश्न में देख लेते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। चाणक्य ने या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना है वो 4वीं शताब्दी ईस्वी में जो है की थी, और वह यह राजनीति शास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो माना जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी इसके अंदर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के अंदर लिखी है। और या कह सकते हैं मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी देने में यह अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान और उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार से जो है कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखित जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर हमारा प्रश्न है कि धम्म के प्रतिपादन हेतु अशोक के व्यवहारिक उपायों को लिखिए। अशोक जो कि मौर्यकालीन था, और अशोक के समय में, जिसे सम्राट अशोक या अशोक महान के नाम से जाना जाता है, तो अशोक ने जो व्यवहारिक उपाय जो अपने समय काल में या प्रशासनिक सुधार जो किए थे उनके बारे में हम इस प्रश्न के माध्यम से जानते हैं। अशोक के जो प्रशासनिक सुधार है उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कि अशोक ने राजूक एवं प्रादेशिक नामक अधिकारी नियुक्त किए जो न्याय, भूमि और लेखा से संबंधित थे। यानी अशोक ने अपने प्रशासनिक सुधारों के दौरान विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की, और ये न्याय व्यवस्था संबंधित और भूमि और लेखा जोखा से संबंधित जो है जानकारी रखने का कार्य है वो करते थे, या ये इनसे संबंधित अधिकारी हुआ करते थे। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो उसने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी, और इनका कार्य जो होता था धम्म महामात्र, इनमें विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करना। यानी अशोक के शासनकाल में भी अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, तो वो विवादों को सुलझाने का काम करते थे, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते थे, अकारण दंडितों के परिवार को सहायता भी प्रदान करने का कार्य करते थे। अकारण दंडित यानी कभी कभी जो है व्यक्ति को दोषी मानकर उन्हें सजा दे दी जाती थी, और उसके कारण वो अकारण ही दंडित हो जाया करते थे। तो ऐसे में उनके परिवारों को सहायता पहुंचाने का कार्य भी ये धम्म महामात्र जो अधिकारी किया करते थे। तीसरा पॉइंट अगर इसके अंदर देखें तो अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की जो हर स्थान पर राजा के पास जनता के सुख दुख की समस्याओं की सूचना देते थे। यानी ये प्रतिवेदक होते थे वो जनता की समस्याओं का ध्यान रखते थे, और ये समस्याएं वो शासक तक पहुंचाने का कार्य किया करते थे। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया तथा अमानवीय यातनाओं को बंद कर दिया। अमानवीय यातनाएं, पशुतुल्य यातनाएं पहले जो दी जाती थी उसको भी अशोक ने बंद कर दिया। अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त किया जाता था। यानी जो अभिषेक दिवस, यानी अशोक जब गद्दी पर बैठा था तो, या जब सिंहासन पर बैठा था तो प्रतिवर्ष विभिन्न बंदियों को उस दिन वो मुक्त किया जाता था। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन का समय पश्चाताप के लिए दिया जाता था। यानी जो उन्होंने गलती या पाप किया उसके लिए पश्चाताप का समय भी दिया जाता था। अशोक ने युद्ध संबंधी नीति का परित्याग कर दिया तथा जीव हिंसा न करने की आज्ञा दी। तो उसने
युद्ध का परित्याग भी किया। अशोक ने लोगों की भलाई के लिए सड़कों, कुओं, अस्पतालों का निर्माण करवाया, यानी उसने कई प्रकार के सार्वजनिक कार्य करवाए, वन और पेड़ पौधे लगवाना, पर्यावरण संबंधी जो है विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करना, लोगों को पर्यावरण सुरक्षा हेतु जो है जागरूक करना। तो इस प्रकार से अशोक ने ऐसे अच्छे कार्य भी किए। अशोक ने स्त्रीध्यक्ष, ब्रजभूमिक, महामात्र, नगर व्यवहारिक, अंत महामात्र आदि की नियुक्ति की। ये विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते थे और ये इनको अलग अलग जिम्मेदारियां हैं वो जो है सौंपी जाती थी। तो इस प्रकार से अशोक ने अपने समयकाल के दौरान उसने विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधार जो है वो किए, जो कि काफ़ी उल्लेखनीय माने जाते हैं। फिर प्रश्न है कि यदि आप खानवा युद्ध में महाराणा सांगा के स्थान पर होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास करते। महाराणा सांगा की पराजय के कारण पूछे गए हैं कि अगर आप खानवा के युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होते तो कौन सी गलतियां नहीं करते या किन गलतियों से बचने का प्रयास करते। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमें प्रश्न को समझना है। इसमें महाराणा सांगा की पराजय के कारण है वो लिखने हैं। देखिए, महाराणा सांगा की पराजय के कारण इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सांगा की पराजय का मुख्य कारण था बयाना विजय के तुरंत बाद ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का पूरा समय देना था और लंबे समय तक युद्ध को स्थगित रखना महाराणा की बहुत बड़ी भूल थी। तो अगर हम महाराणा प्रताप की जगह होते तो ये गलती कभी नहीं करते, ये भूल हम नहीं करते। महाराणा के विभिन्न सरदार देश प्रेम के भाव से इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे थे। सभी के अलग अलग स्वार्थ थे, यहाँ तक कि कईयों में तो परस्पर शत्रुता भी थी। संधि वार्ताओं के कारण कई दिन शांत बैठे रहने से उनमें युद्ध के प्रति वह जोश और उत्साह नहीं रहा जो युद्ध के लिए रवाना होते समय था। तो विभिन्न सरदार हैं, उनमें देश प्रेम की भावना नहीं थी, बल्कि वो राणा सांगा के डर के हिसाब से वो राणा के साथ शामिल हुए थे और या फिर उनके अपने निजी स्वार्थ थे जो उनको महाराणा सांगा से पूरे हो सकते थे ऐसे में। और फिर उनमें परस्पर तालमेल का अभाव था, परस्पर शत्रुता थी। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम महाराणा सांगा की तरह होते या जगह होते तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते। दूसरा है, राजपूत सैनिक परंपरागत हथियारों से युद्ध लड़ रहे थे। वे तीर, कमान, भालों और तलवारों से बाबर की तोपों के गोलों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब बाबर के पास जो है गोले थे, तोपों के गोले थे या तोपें थी। इसके अलावा भी उसके पास जो है विभिन्न प्रकार के आधुनिक हथियार थे, लेकिन भारतीय या राजस्थान के राजपूतों के पास तीर, कमान थे, भाले थे और तलवार थे। तो बाबर की जो है इन आधुनिक हथियारों का सामना है वो नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में अगर हम राणा सांगा की जगह होते तो हम भी बाबर जैसे हथियारों को सम्मिलित करते युद्ध के अंदर, ऐसा हमारा प्रयास रहता। हाथी पर सवार होकर भी राणा सांगा ने बहुत बड़ी भूल की थी, क्योंकि शत्रु को उन पर निशाना लगाकर घायल करने का मौका मिला। इससे उसके युद्ध भूमि से बाहर जाने से सेना का मनोबल कमजोर हो गया। तो राणा सांगा ने हाथी पर सवार होकर युद्ध करने की जो भूल की थी, अगर हम ऐसे महाराणा सांगा की जगह होते तो हम कभी भी हाथी पर सवार होकर युद्ध नहीं करते, बल्कि हम घोड़े पर सवार होकर ही युद्ध करते। और ऐसे में जो राणा सांगा ने जो गलती की थी वो गलती हम न करते या वो त्रुटि हम नहीं करते। राजपूत सेना में एकता और तालमेल का अभाव था, क्योंकि संपूर्ण सेना अलग अलग सरदारों के नेतृत्व में इकट्ठी हुई थी। तो ऐसे में जो है सेना में एकता और तालमेल का अभाव था। तो हम महाराणा सांगा की जगह होते तो राजपूतों में जो है सामंजस्य बिठाने का प्रयास है वो करते। अपनी गतिशीलता के कारण राजपूतों की हस्ती सेना पर बाबर की अश्व सेना भारी पड़ी है। हस्ती सेना यानी हाथी की सेना और हाथी सेना और अश्व सेना यानी कि जो है घुड़सवार सेना। तो ऐसे में बाबर के पास अश्व सेना थी और राजपूतों के साथ पास है वो हस्ती सेना थी। तो बाबर की तोपों के गोलों से भयभीत हाथियों ने पीछे लौटते समय अपनी ही सेना को रौंद कर नुकसान पहुंचाया। तो इस प्रकार से हम भी महाराणा सांगा की जगह होते तो हम भी बाबर की सेना में जो है या बाबर की सेना की तरह अश्व सेना का हिस्सा ज़्यादा रखते और हस्ती सेना का हिस्सा है वो कम रखते, ताकि ये हाथी जब वापस गोलों का सामना नहीं कर पाए तो उल्टी अपनी ही सेना को रौंदने लगे थे। तो इस गलती को हम नहीं दोहराते। तो इस प्रकार से महाराणा सांगा ने युद्ध के दौरान जो त्रुटियां रखी थी, अगर हम महाराणा सांगा की जगह होते तो ये त्रुटियां नहीं करते, ऐसा हमारा प्रयास रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के प्रयासों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधार और राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में हम जानते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या प्रयास है वो धर्म क्षेत्र को सुधारने के हेतु किए गए थे। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों में अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, यानी उन्होंने एक ही ईश्वर को मानने की बात पर बल दिया। उन्होंने वेद, उपनिषद आदि के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथों में एक ब्रह्म की बात है, कि उन्होंने एक ईश्वर की बात की है और उन्होंने इस आधार पे, तर्क के आधार पे उन्होंने अपने बात को लोगों के सामने रखा कि उन्होंने वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ा और उन्होंने हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथ में एक ब्रह्म की बात है, यानी परमात्मा एक ही है, भले उसके भिन्न भिन्न रूप ही क्यों न हो। उन्होंने निरर्थक पांथिक अनुष्ठानों और आडंबरों का विरोध किया, यानी धर्म के अनुसार लोग अलग अलग दिखावा, आडंबर, अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो उन्होंने दिखावे की प्रवृत्ति का विरोध किया। उनका विश्वास था कि वेदांत दर्शन भी तर्क शक्ति पर आधारित है, यानी जो भी उन्होंने वेद पुराणों की बात कही है तो उन्होंने इसे सिर्फ धार्मिक आस्था के रूप में नहीं बल्कि तर्क शक्ति पर, हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, इस बात को उन्होंने माना है और उसी आधार पर उसको उन्होंने स्वीकार करने की बात की है। राजा राम मोहन राय ने कहा कि यदि कोई दर्शन, परंपरा आदि तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे और वे समाज के लिए उपयोगी न हो तो मनुष्य को उन्हें त्यागने से नहीं हिचकना चाहिए। यानी उन्होंने ये कहा कि धर्म, दर्शन, परंपरा कई चीज़ें हैं जो हमारे समाज में उत्तरोत्तर जो है पारंपरिक रूप से हमारे सामने आती है। ऐसी हम विभिन्न ग्रंथों, वेदों, पुराणों इत्यादि को पढ़ते हैं, लेकिन वो उस समय काल की परिस्थितियों को देखते हुए लिखा गया था। तो ऐसे में अगर वर्तमान में इसकी ज़रूरत नहीं है या कोई परंपरा, कोई दर्शन, कोई रूढ़ी तर्क की कसौटी पर अगर हम उसे प्रयोगात्मक तौर पे उसको परखें और वो ऐसे में वो खरा ना उतरे, तो हमें उन चीज़ों को जो या पुरानी मान्यताएं, पुरानी रूढ़ियां हैं, उनको तोड़ने से हमें हिचकना नहीं चाहिए। और उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में नहीं बल्कि उन्होंने हर धर्म की अलग अलग व्याख्या की। वो स्वयं प्रकांड पंडित थे। उन्होंने जो है ईसाई ग्रंथों को पढ़ा, मुस्लिम ग्रंथों को पढ़ा, यानी कुरान शरीफ को पढ़ा और विभिन्न धर्म से संबंधित उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा और उन्होंने अपनी राय में एक ही बात कही कि सभी धर्म के अंदर एक ही ईश्वर की बात है, वो की है एक ही परमात्मा, उन्होंने बताया है। उन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों की भी आलोचना की, यानी ईसाई धर्म में भी कई प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी, अंधविश्वास व्याप्त थे, तो उन्होंने इसकी भी आलोचना की और उन्होंने उन बुराइयों को, अंधविश्वासों को हटाने की बात है वो की है। राजा राम मोहन राय विश्व के सभी मत पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पे, अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पे या अपनी जो ग्रंथों को पढ़ने के आधार पे उन्होंने एक अपना विश्वास निकाला कि सभी मत, सभी पंथ, सभी धार्मिक संप्रदाय हैं वो मौलिक एकता में विश्वास करते हैं, कि हर धर्म का एक ही निचोड़ है कि एकता में विश्वास करना, एक ब्रह्म को मानना, एक परमात्मा को मानना। ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाई गई संस्था थी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इस समाज ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद के सिद्धांत को बढ़ावा दिया एवं मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यताओं का प्रसार किया। कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, दिखावा या आडंबर की प्रवृत्ति का उन्होंने जो है विरोध किया, अविश्वास को उन्होंने अविश्वसनीय माना है। इस आधार पे जो है ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन राय की इन परंपराओं को, इन मान्यताओं का भी प्रचारित है वो किया है और इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने धर्म के अंतर्गत विभिन्न सुधार या सुधारात्मक रवैया या अपने तर्क के आधार पे उन्होंने विभिन्न बात को जो है जनता के सामने है वो रखा है। तो धर्म के क्षेत्र में उनके प्रयास है वो उल्लेखनीय रहे थे। फिर प्रश्न है कि मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय यानी कैसे मिलान हुआ, कैसे मिलाया गया, जब ये राजस्थान के एकीकरण से लिया गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं। मत्स्य संघ का विलय, देखिए मत्स्य संघ की सरकार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मेवों के उपद्रव से सरकार चिंतित थी। भरतपुर किसान सभा ने ब्रज प्रदेश नाम से भरतपुर, धौलपुर के अलग अलग अस्तित्व की मांग रखी
और इन परिस्थितियों में 10 मई 1949 को मत्स्य संघ के चारों राज्यों के शासकों तथा प्रधानमंत्रियों को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया गया। अलवर तथा करौली राजस्थान के विलय के पक्ष में थे, अर्थात ये दोनों जिले हैं वो राजस्थान के पक्ष में मिलना चाहते थे या राजस्थान में विलय होने के पक्ष में थे। भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश के अंदर विलय होना चाहते थे। समस्या के समाधान के लिए श्री शंकरदेव राव की अध्यक्षता में एक समिति है वो बनाई गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि भरतपुर तथा धौलपुर की अधिकांश जनता राजस्थान में विलय के पक्ष में है, यानी ये दोनों भरतपुर और धौलपुर की जनता है वो राजस्थान में विलय होने के पक्ष में थी। और अंततः 15 मई 1949 को मत्स्य संघ राजस्थान में सम्मिलित हो गया और इस प्रकार एकीकरण का ये 5वां चरण है वो पूरा हुआ। तो इस प्रकार से जो है एकीकरण का 5वां चरण और या कह सकते हैं मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में यदि देसी रियासतों के शासकों का सहयोग होता तो परिणाम भिन्न होता। ये भी कॉमन सेंस के आधार पर प्रश्न दिया गया, लेकिन इसका उत्तर भी पुस्तक के अंदर दिया गया है अंदर। तो हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि अगर स्वतंत्रता संग्राम में देसी रियासतों एवं शासकों का सहयोग होता तो परिणाम निश्चित तौर पर भिन्न होता। अगर राजस्थान के शासकों का सहयोग नहीं मिलना भी असफलता का एक प्रमुख कारण था। अगर ये शासक जो है राजस्थान के शासक जनता का सहयोग करते 1857 की क्रांति में, तो राजस्थान के अधिकांश शासकों ने उस समय जो है केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों को पूर्ण सहायता है वो प्रदान की थी। और शासकों की इस अदूरदर्शी नीति से उखड़ी हुई ब्रिटिश जनता की पुनः स्थापना में सहयोग है वो मिला, यानी ब्रिटिश जनता का इन शासकों ने भरपूर है वो सहयोग दिया था। और अगर ये शासक ब्रिटिश जनता या ब्रिटिश सरकार का सहयोग न देकर भारतीय जनता का सहयोग देते तो ऐसे में जो है 1857 की क्रांति के फलस्वरूप लगातार जो है अंग्रेज सरकार जूझ रही थी। और ऐसे में 1857 की क्रांति ने अंग्रेज सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। लेकिन इस दौरान और इतना सब कुछ होने के बाद भी कि कई राजे रजवाड़े हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता के साथ में नहीं थे। अगर इन राजे रजवाड़ों ने पूरी तरह से भारतीय जनता का साथ दिया होता तो अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के दौरान ही भारत छोड़कर चला जाना पड़ता। लेकिन चूंकि शासकों का असहयोग रहा तो इस प्रकार से जो है परिणाम है वो भिन्न रहा। अगर यही शासक अंग्रेजी सरकार का साथ न देकर भारतीय जनता का साथ देते तो परिणाम निश्चित तौर पर बिल्कुल भिन्न ही होते। फिर लास्ट प्रश्न है ब पाठ का कि यदि आप विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार व विष्णु ध्वज देखना चाहते हैं तो आप कौन से स्थानों का भ्रमण करेंगे। देखिए ये जो है प्रश्न लिया गया है, इसमें महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में बताया गया कि महाराणा कुंभा के समय में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और वहीं जो है कुंभलगढ़ की दीवार है परकोटा है उसके बारे में बात की गई है। दूसरा विजय स्तंभ के बारे में विष्णु ध्वज यानी विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा गया था उसके बारे में कि आप कौन कौन से स्थानों का भ्रमण करेंगी। तो जो कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा है वो करीबन जो है 36 किलोमीटर लंबा है यानी 36 किलोमीटर। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा, ये परकोटा यानी चारों तरफ का जो दीवार बनाई गई है उसमें ये 36 किलोमीटर जो है दीवार है वो लंबी है। ये दीवार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि जो चीन की दीवार जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है और उसके बाद दूसरी लंबी दीवार आती है वो कुंभलगढ़ की दीवार आती है। तो ऐसे में जो है अगर हम विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार को देखना चाहेंगे या अगर हम जाएं वहाँ पे तो हम सबसे पहले हम कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण करेंगे जो कि राजसमंद जिले के अंतर्गत है। और दूसरा इसी के साथ सम्मिलित प्रश्न है कि अगर आप विष्णु ध्वज देखना चाहेंगे तो आप कौन से स्थान का भ्रमण करेंगे। जो विष्णु ध्वज से तात्पर्य है विजय स्तंभ की बात की गई है। इसको विष्णु ध्वज क्यों कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं विष्णु ध्वज या विजय स्तंभ क्या है। देखिए विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ के भीतर स्थित है या इसके लिए हमें चित्तौड़ जाना पड़ेगा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर ये 122 फीट जो है
ऊंचा बना हुआ विजय स्तंभ है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये क्यों करवाया था? क्योंकि इस दौरान महाराणा कुंभा ने जो है मालवा के जो है सुल्तान था जिसका नाम था महमूद खिलजी को जो है के ऊपर विजय है वो प्राप्त की थी। और इसकी विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ है वो बनाया था। तो इसके मुख्य द्वार के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो अगर हमें विष्णु ध्वज देखना है तो ऐसे में हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरफ प्रस्थान करेंगे और हम वो वहाँ पर जाकर ही हम जो है विष्णु ध्वज को देख पाएंगे या विष्णु जो है विजय स्तंभ को देख पाएंगे। तो प्रश्न कंफ्यूज नहीं होना सीधे तौर पे कि विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है और दूसरी सबसे लंबी दीवार है वो जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा है, वो 36 किलोमीटर या जो है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है जो उसके चारों तरफ बनी हुई है। दूसरा, अगर विष्णु ध्वज देखना चाहेंगे तो हम चित्तौड़गढ़ की तरफ जाएंगे, वहाँ पर उन स्थानों का अगर हम भ्रमण करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित तौर पर जो लंबी दीवार और विष्णु ध्वज दोनों ही देख पाएंगे। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर हमने सॉल्व किया है। इस मॉडल पेपर में भाग ब आज हमने लिया था और इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न है वो 2-2 अंक के थे। तो 12 से 19 तक की संख्या के जो है प्रश्न इसके अंतर्गत शामिल है। आशा करती हूँ कि ये मॉडल पेपर आपको समझ में आएगा और आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर बनाएंगे। धन्यवाद।